द मोस्ट टेरिफाइंग वेपन्स ऑफ एवरी एरा। नंबर 1, स्टोन एज। इंसानों का सबसे पहला वेपन बहुत ही सिंपल था। बस एक पत्थर लो, उसको दूसरे पत्थरों से मार मार के थोड़ा शार्प कर दो, लो बन गया हथियार। इस हथियार को साइंटिस्ट हैंड एक्स कहते थे। यह सिंपल सा वेपन किसी इंसान की खोपड़ी को सिर्फ एक वार में किसी अंडे की तरह फोड़ सकता था। बस एक सही निशाना और मौत पक्की। लेकिन असली ब्रेक थ्रू तब आया जब हजारों साल पहले किसी इंसान ने सोचा कि यार अगर मैं इस शार्प से पत्थर को किसी लकड़ी के आगे बांध दूं तो मैं किसी दूर खड़े जानवर का भी शिकार कर सकता हूं। और इस तरह जन्म हुआ भाले का। यह हिस्ट्री का पहला ऐसा वेपन था जो स्पेशली दूर से वार करने के लिए बनाया गया था। जहां शेर या भेड़िए अपने शिकार को मारने में घंटों लगा देते थे, वहां एक भाला सीधा किसी जानवर के वाइटल ऑर्गन्स को चीर के कुछ ही सेकंड्स में उसकी जान ले लेता था। भाले ने इंसानों को वो पावर दी जो जंगल के बड़े से बड़े जानवर के पास भी नहीं थी। और फिर सालों बाद किसी ने सोचा कि अगर एक लकड़ी के टुकड़े को मोड़ के उसे रस्सी से बांध दिया जाए तो उससे एनर्जी को स्टोर और रिलीज किया जा सकता है। और इस तरह बना बो एंड एरो। इसकी मदद से कोई इंसान अपने दुश्मन की नजर में आए बिना दूर बैठे उस पर वार कर सकता था। यह वेपन इतना स्ट्रांग था कि हमारे कल्चर में खुद भगवान भी इसे यूज करते हैं। इनफैक्ट भगवान श्री राम को कोदंड पानी कहा जाता है, जिसका मतलब है वो जो धनुष को धारण करते हैं। तो स्टोन एज में इंसानों ने अपने 2 फाउंडेशनल हथियार तैयार कर लिए थे, एक क्लोज रेंज में शिकार करने के लिए और एक दूर से वार करने के लिए। नंबर 2, ब्रॉन्ज एज। ये वो टाइम था जब इंसान ने मेटल से हथियार बनाना सीख लिया था। इस टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट वेपन था तलवार। इजिप्ट की तलवार खोपेश इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है। ये इतनी पावरफुल थी कि इसके कुछ ही वारों से दुश्मन का कवच ही टूट जाता था। इंडिया के अंदर इस टाइम पीरियड में एंटेना स्वॉर्ड्स नाम की तलवारें चलती थी। उत्तर प्रदेश के सिनौली गांव में 2 एंटेना स्वॉर्ड्स मिली हैं जो वैदिक काल की हैं। ब्रॉन्ज एज में रथ का इस्तेमाल भी होने लगा था। शुरुआत में इन रथों को गधे चलाया करते थे, पर ऑब्वियसली आगे चल के घोड़ों ने उनको रिप्लेस कर दिया। उस टाइम के वॉर्स में रथों का इतना इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था कि उनको हमारे ऋग्वेद और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी मेंशन किया गया है। स्टोन एज में जिन भालों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता था, अब उन्हें मेटल से बनाया जाने लगा। इस वक्त में स्लिंग नाम का एक हथियार इन्वेंट हुआ था जो कुछ आज की गुलेल के जैसा था, बस उससे कहीं ज्यादा ताकतवर। एक स्लिंग से 400 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर वार किया जा सकता था। इतनी रेंज तो उस टाइम के धनुष बाण की भी नहीं थी। फिर बनाया गया त्रिशूल, जो इतना पावरफुल था कि इसे हमारे कल्चर में खुद भगवान शिव का हथियार माना जाता है। तो बेसिकली ब्रॉन्ज एज में हमारे पुराने हथियारों को मेटल का यूज करके और पावरफुल बनाया गया। नंबर 3, मिडिल एजेस। बेसिकली इस एरा में दुश्मन के कवच को तोड़ने के लिए नए नए हथियार इन्वेंट किए जा रहे थे। शुरुआत हुई इंग्लिश लॉन्गबो से। ये 6 से 7 फीट लंबा धनुष इतना पावरफुल था कि इसका तीर 250 मीटर दूर खड़े दुश्मन के कवच को चीर के उसे ढेर कर देता था। इसकी डेडलीनेस का सबसे बड़ा सबूत है बैटल ऑफ क्रेसी। ये बैटल फ्रांस और इंग्लैंड के बीच ईयर 1346 में लड़ी गई थी। इस बैटल में फ्रांस के पास 30,000 सोल्जर्स थे, जबकि इंग्लैंड के पास सिर्फ 14,000। पर इंग्लैंड ने अपने इंग्लिश लॉन्गबो की मदद से फ्रांस की आर्मी पर हर 1 मिनट में 35,000 बाण बरसाए। हजारों फ्रेंच सोल्जर्स मारे गए और इंग्लैंड जीत गया। इस वक्त में अपने दुश्मन के महलों की दीवारों को तोड़ने के लिए सीज इंजन्स नाम के हथियारों को इन्वेंट किया गया था। सीज इंजन्स कई तरह के हुआ करते थे, जैसे ट्रिब्यूशेट। ये एक ऐसी मशीन थी जो 90 किलो के पत्थरों को 900 फीट दूर फेंक सकती थी, वो भी इतनी फोर्स के साथ कि मजबूत से मजबूत महल की दीवारें में टूट जाए। कैटेपुल्ट्स तो और भी खतरनाक थे। इनसे सिर्फ पत्थर ही नहीं बल्कि जहरीले सांप, घोड़ों और इंसानों की लाशें तक फेंकी जाती थी। अपने इंडिया में भी एक ऐसी मशीन थी, महाशिलाकंटका। इसे मगध के राजा अजातशत्रु ने इन्वेंट किया था। माना जाता है कि इस हथियार ने 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली थी। इस जमाने में एक और वेपन इन्वेंट हुआ था जो काफी अजीब और बहुत ही खतरनाक था, ग्रीक फायर। ये एक ऐसा हथियार था जिससे अपने दुश्मन को और उसकी पूरी नाव को जलाया जा सकता था, क्योंकि इससे एक ऐसी आग निकलती थी जो पानी पर भी जलती रहती थी। यानी अगर आपने ग्रीक फायर की मदद से अपने दुश्मन की नाव को जला दिया तो वो अपनी नाव छोड़कर पानी में कूद भी नहीं सकता, क्योंकि नाव के साथ पानी भी जल रहा होगा।
सबसे अजीब बात यह है कि साइंटिस्ट आज तक ग्रीक फायर को बनाने का सही तरीका नहीं पता लगा पाए हैं। नंबर 4, अर्ली मॉडर्न एरा। इस टाइम पीरियड में इन्वेंट हुआ था गन पाउडर, जिससे एक ऐसा वेपन बनाया गया जिसने इस जमाने से पहले के ऑलमोस्ट सारे ही हथियारों को आउटडेटेड बना दिया। गन के इन्वेंशन की शुरुआत चाइना में हुई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना में कुछ मॉन्क्स ह्यूमन लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए किसी तरह का अमृत बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर गलती से उनसे गन पाउडर बन गया। फिर चाइना के सोल्जर्स अपने भालों के ऊपर उसी गन पाउडर से भरी हुई ट्यूब्स लगाने लगे जो आग उगलती थी। इस नए हथियार को फायर लेंस कहा जाने लगा, जिसे दुनिया की पहली गन भी कहा जाता है। इस टाइम पीरियड में कैनन्स यानी तोपों का आविष्कार भी हुआ था, जो दुश्मन की सदियों पुरानी मजबूत महलों की दीवारों को भी तोड़ दिया करती थी। उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी व्हील्ड कैनन अपने इंडिया में ही बनाई गई थी। जयवान तोप, जैसे राजस्थान के जयपुर में बनाया गया था। लोग कहते हैं कि जब इसे पहली बार टेस्ट किया गया तो इसका गोला 35 किलोमीटर दूर जाके गिरा, और जहां गिरा वहां एक तालाब बन गया। इसके बाद बनाई गई हैंडहेल्ड गन्स जैसे तोरादर, जो उस जमाने में इंडिया की फेवरेट बंदूक हुआ करती थी। अर्ली मॉडर्न एरा में वॉर लड़ने का पूरा तरीका ही बदल गया। अब जीत उस देश की नहीं होती थी जिसके पास सबसे ताकतवर योद्धा थे, बल्कि उस देश की होती थी जो हथियारों का मास प्रोडक्शन कर सके। नंबर 5, वर्ल्ड वॉर 1। इस टाइम पीरियड में टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसीलिए नए वेपन्स का डेवलपमेंट भी बहुत ही तेजी से हो रहा था। इस जमाने में मशीन गन्स का इस्तेमाल होने लगा था, जो 1 मिनट में 600 गोलियां नॉन स्टॉप फायर करती थी। पर दिक्कत यह थी कि चाहे किसी के पास कितनी ही पावरफुल मशीन गन्स हो, उसके दुश्मन के पास भी वैसी ही मशीन गन्स हुआ करती थी, जिसकी वजह से जो जंग 4 महीने में खत्म हो जानी चाहिए थी वो 4 साल तक खिंच जाती थी। लेकिन सबसे डरावना हथियार था पॉइजन गैस। इमेजिन कीजिए, आप जंग के मैदान में खड़े हैं और अचानक सामने से आपकी तरफ एक पीले रंग का धुआं आने लगता है। ना कोई दुश्मन है और ना ही कोई हथियार, बस धुआं। इस धुएं के कांटेक्ट में आते ही कुछ ही मिनटों में दुश्मन के सोल्जर्स की स्किन पर छाले आने लगते थे, आंखें सूज जाती थी और लंग्स पूरी तरह तबाह हो जाते थे। पॉइजन गैस की वजह से यूएस आर्मी के 70,000 से ज्यादा सोल्जर्स बुरी तरह घायल हो गए थे। ये इतना डरावना हथियार था कि इसे आगे चल के हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। नंबर 6, वर्ल्ड वॉर 2। इस टाइम पीरियड में हथियार पहले से काफी तेज, भारी और खतरनाक होने लगे। अब दुश्मन चाहे कितनी ही दूर छिप के बैठा हो, वो सेफ नहीं था, क्योंकि अब इंसानों ने एरोप्लेन्स को भी हथियारों की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। आसमान से बॉम्ब गिराए जाने लगे, वो भी आम सिविलियंस पर। इन्हीं बॉम्ब्स की वजह से जर्मनी में 6 लाख सिविलियंस की मौत हो गई थी, और जापान में 1 लाख लोग सिर्फ एक रात में जिंदा जला दिए गए। इसके बाद इन्वेंट हुआ दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन। अमेरिका के साइंटिस्ट ने यूरेनियम का इस्तेमाल करके बनाया एक न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसको वो लिटिल बॉय कहते थे। इसी लिटिल बॉय को 6 अगस्त 1945 के दिन जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया गया था। इस बॉम्ब ने 80,000 लोगों को 1 सेकंड में राख बना दिया। इसके सिर्फ 3 दिन बाद जापान के ही नागासाकी शहर पर दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया। इन 2 धमाकों ने 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली, और जो लोग जिंदा बचे वो रेडिएशन और कैंसर जैसी बीमारियों से दशकों तक तड़पते रहे। लेकिन इंसान यहां भी नहीं रुके। 30 अक्टूबर 1961 के दिन सोवियत यूनियन ने टेस्ट किया इंसानों का बनाया अब तक का सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बॉम्ब, त्सार बॉम्बा। इसका धमाका इतना बड़ा था कि वो आसमान में 67 किलोमीटर ऊपर तक गया। मतलब अगर 7 माउंट एवरेस्ट को एक के ऊपर एक खड़ा कर दिया जाए तब भी ये धमाका उनसे ऊंचा था। यानी वर्ल्ड वॉर 2 में इंसानों ने एक ऐसा वेपन बना लिया था जो अकेला पूरी इंसानियत को मिटा सकता था।